नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के लोग आज़ाद फिजा में हवा ले रहे हैं, स्वतंत्रता से अपने जीवन को जी रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमारे देश के वीर सपूतों और क्रांतिकारियों ने अपने लहू से इस देश को सींचा है, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। आज़ादी मिलने के क्रम में तमाम आंदोलन हुए। उनमें ही एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसको अंतिम महान लड़ाई माना जाता है। इस महान लड़ाई के बाद फिर सफलता मिलती है हम लोगों को। इसके कारण ही तुरंत मिल जाती है यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये आधार बना देता है। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरी तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि यह अगस्त महीने में हुआ था। ठीक है, अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। गांधी जी ने यह मन बनाया कि एक आंदोलन हमें क्रियान्वित करना है। अब गांधी जी ने मन बनाया तो उसमें बहुत सारे कारण थे, तात्कालिक कारण थे उस समय के। उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ये अब गांधी जी ने प्रस्ताव दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये प्रस्ताव दिया और कहा कि कांग्रेस इस बात को समझे, इस बात को माने और आंदोलन शुरू करने का एक तरीके से शुरुआत किया जाए, आंदोलन शुरू किया जाए। तो उसी के लिए वर्धा प्रस्ताव के लिए आपका ये वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। वर्धा में मीटिंग हुई। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में मीटिंग हुई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्यकारिणी जो समिति है, उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। गांधी जी की यह बात मान ली गई। फिर क्या हुआ? 1 अगस्त को आपका जो आंदोलन होना था उससे पहले 1 अगस्त को, कब ये समय कब का हो रहा है? 1942 की बातें चल रही हैं ये आपका ना, 1942 में। तो 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और वहाँ पर नेहरू जी ने कहा कि ये जो हम लोग लड़ाई लड़ने चल रहे हैं ये आग से खेलने जैसा है, ये दुधारी तलवार है, इसमें हम लोग को उल्टी भी चोट लग सकती है, चोट पहुँच सकती है। अच्छा, फिलहाल जो चीज़ें थी सब होती रहीं। उसके बाद 7 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कब? 7 अगस्त को। आपको डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो 7 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये अधिवेशन के बाद 8 अगस्त को निर्णय निकला कि वो थोड़े बहुत संशोधन के बाद भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट का बहुत प्रभावशाली भाषण दिया और ये भाषण ऐसा था जो जनमानस में बहुत ज़्यादा जोश ला दिया था कि हमें अब आज़ादी लेनी ही लेनी है। इसी भाषण के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए मूल मंत्र देता हूँ कि हम लोग आज़ादी के लिए या तो लड़ेंगे या लड़ते लड़ते मर जाएंगे। करो या मरो का नारा दिया गया। फिर हुआ क्या? जब अंग्रेजों को, अंग्रेजी सरकार को पता चला कि ये आंदोलन होने वाला है, क्रियान्वित होने वाला है, तो उन्होंने पहले से ही गिरफ्तारी का प्लान बना लिया और 9 अगस्त की सुबह को ऑपरेशन जीरो आवर, इसको याद रखना है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार लिया, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आजा खां पैलेस में रखा गया, उनके साथ कस्तूरबा गांधी और लोग, उसमें एक आध लोग और वहाँ पे रखा गया। नेहरू को, तमाम जो भी आपके बड़े राजेंद्र प्रसाद को पटना के जेल में रखा गया। तो तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ नेता अभी भी ऐसे थे जिनको तमाम कोशिशों के बाद भी अंग्रेज सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। उनमें से ही एक थी अरुणा आसफ अली। इन्होंने 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक में जो मैदान है वहाँ पर तिरंगा फहराकर इस आंदोलन का बिगुल बजा दिया। जो ये ग्वालियर टैंक मैदान है, इसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वही आपकी जो अगस्त में ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन वहाँ से छिड़ा था। अब हुआ क्या? जो बड़े बड़े नेता थे वो तो आपके जेल में बंद कर दिए गए थे, तो फिर भी आपके जो नए नेता उभर के आते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो स्थानीय स्तर पे बड़े नेता बन के उभर के आते हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। लेकिन चूंकि गिरफ्तारी का डर रहता है, इसलिए भूमिगत रहकर नेतृत्व करते हैं। भूमिगत रहकर जो नेतृत्व करते हैं इस आंदोलन का, उनमें अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी जैसे लोगों का नाम आता है। ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे और वहाँ से वो भागकर, जो आपका हजारीबाग सेंट्रल जेल था, वहाँ से भागकर आते हैं और यहाँ पर भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमने देखा, यहाँ पे ये चलता है। अब हुआ क्या? उस समय
आपका जो रेडियो था, जो अखबार था, जो समाचार था, वो भी लोगों में पहुंचना बहुत आवश्यक हुआ करता था। जितना ज़्यादा लोगों में पहुंचता था, लोगों में उतने ज़्यादा चेतना जगती थी और स्वतंत्रता के प्रति लड़ाई बढ़ रही थी। उस समय दो लोगों का नाम आता है, उषा मेहता और बाबू भाई। इन्होंने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण लगातार किया बम्बई से। ठीक है, अब इसमें होता क्या था कि वो सब अपनी बात रखते थे और लोग जनमानस में बातें पहुंचाते थे छिप छिपा के। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण लगातार हो रहा था उषा मेहता बाबू भाई द्वारा। राम मनोहर लोहिया नियमित उस पर आके रेडियो पे बोला करते थे कांग्रेस की तरफ से। इस आंदोलन की एक खास बात ये भी थी कि तमाम जगह पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। उनमें से 3 जगह, ये 3 जगह मुख्यतः हुई, 3 ही जगह हुई थी, बलिया, तामलुक, सतारा। बलिया आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे पहला जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी वो बलिया में हुई थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। तामलुक आपका बंगाल का जो मिदनापुर नामक जिला है उसमें है स्थित, और वहाँ पर इस सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। इस पर प्रश्न भी बना है, पीसीएस में भी प्रश्न पूछा है जातीय सरकार के ऊपर। तो ये क्या है, तामलुक जो आपका है जगह है, मिदनापुर कहाँ है, बंगाल का एक जिला है, वहाँ पर जातीय सरकार बनी। ये समानांतर सरकार थी उस समय की। एक आपका सतारा में हुआ था, वहाँ पे वाई बी चौहान उसके नेतृत्व कर रहे थे, और ये जो सतारा वाला था आपका समानांतर सरकार, यही सबसे ज़्यादा समय तक प्रभावी रही, 1945 तक। अब विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया क्या रही इस आंदोलन को लेकर, तो अगर अब मुस्लिम लीग की बात की जाए तो मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रहा था, और यहाँ तक कि वो अंग्रेजी हुकूमत का पक्ष भी ले रहा था, उसकी सहायता भी कर रहा था। जो नरम दल के लोग थे, उग्र उदारवादी लोग थे, उनको भी बहुत ज़्यादा ये भाया नहीं। सप्रू जी जो थे उन्होंने इसको ठीक समय पे नहीं हुआ, अविचारित है, इस तरीके के स्टेटमेंट दिए। अंबेडकर जी ने भी इसको ठीक नहीं समझा। तो तमाम लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया थी। लेकिन अगर बात की जाए, आंदोलन ने विश्व के कई देशों को भारत के जनमानस के साथ खड़ा कर दिया था। अगर ये बात करूं मैं, तो चीन के उस समय जो तात्कालिक सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने जो आपका उस समय के यूएसए के राष्ट्रपति थे, उनको उनको पत्र लिखा और कहा कि ब्रिटिश सरकार को ये समझना चाहिए और उसको ये निर्णय लेना चाहिए कि भारत को आज़ाद कर दे। तो ये जो आपका प्रभाव था इस आंदोलन का, वो विश्व स्तर पर देखा जा रहा था। तात्कालिक कारण अगर देखें भारत छोड़ो आंदोलन का, तो तात्कालिक कारण सबसे बड़ा जो मुख्य बन के आया वो द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक चला। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि उसमें 2 गुट बन गए थे, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन ये सब थे, और ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जहाँ पर इनका आधिपत्य था, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इस जो मित्र राष्ट्र के साथ 1941 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ भी जुड़ गए होते हैं। जबकि धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र वो राष्ट्र थे जिन्होंने जर्मनी और जापान का सहायता किया था। ठीक है, तो इसमें जर्मनी, जापान, इटली आपके ये प्रमुख राष्ट्र थे। अब पृष्ठभूमि कैसे बन रही है इस आंदोलन की, आप इस बात को समझिए। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सरकार की हार हो रही थी, ब्रिटिश जो सैनिक थे वो हार रहे थे, जापान हावी पड़ रहा था। ठीक है, सिंगापुर, मलय, ये सब क्षेत्र को जीतते हुए वो आगे बढ़ रहा था भारत की सीमाओं तक। तो यह एक भय था कि भारत के ऊपर हमला न कर दे। गांधी जी ने एक बात कही थी, कि जब ये क्रिप्स मिशन लौटा था, उस पर भी चर्चा कर लेंगे अभी। गांधी जी ने एक बात कही थी कि अंग्रेजों, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, भारत को जापान के लिए मत छोड़ दो, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, उसकी ज़िंदगी और एक नॉर्मल लाइफ, एक स्वतंत्र लाइफ जीने के लिए। ऐसा नहीं कि जापान हमला कर ले, जापान के लिए छोड़ो। तो ये गांधी जी ने एक बात रखी थी। और तब उस समय जब ये हालत बनी हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो आपके ये इसके साथ मित्र राष्ट्र थे, तो अमेरिका, रूस, चीन, ये सब ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाल रहे थे। क्या दबाव डाल रहे थे कि भारत को अपने पक्ष में ले लो, क्योंकि भाई इस बहुत विषम स्थिति है, तो इस समय आप भारत को कैसे भी अपने पक्ष में लो, कोई भी बात करो, रिझाओ। तो उसी क्रम में अगस्त प्रस्ताव तो 1940 वाला हो ही चुका था, लेकिन उसी क्रम में तब ब्रिटेन की सरकार ने एक क्रिप्स मिशन भेजा। अब क्रिप्स मिशन क्या था, इसमें कौन कौन लोग हैं, ये सब अभी नहीं डिटेल डिस्कस करूंगा, अलग से इसके बारे में कहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा। तो क्रिप्स मिशन आपका 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा, लेकिन 30 मार्च को इसने अपनी रिपोर्ट जारी की और अपनी बातों को समझाया, लेकिन किसी ने भी इसकी बात को माना नहीं। अर्थात कांग्रेस और लीग ने इसके सारे जो भी आपके बात थी, जो भी इसके पॉइंट थे, उनको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक दिख नहीं रही थी। ठीक है,
अब महात्मा गांधी ने इस जो कृष्ण मिशन था इसको कहा था कि ये भाई दिवालिया होने वाला बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब आपका एक प्रकार से आउटडेटेड चेक है, वो भी किसका, एक दिवालिया बैंक का, ठीक है। तो उसको साफ तौर पे अस्वीकार कर दिया गया और इसका कारण ये था कि आके ये थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाए भारतीयों से, जिससे कि भारतीय मान जाए कि वो वर्ल्ड वार में किसका सहयोग करें, ब्रिटेन का सहयोग करें। हालांकि 3 सितंबर 1939 को बिना किसी कार्यकारिणी समिति या आप विधानमंडल को बताए या कांग्रेस को बताए, जो उस समय के तत्कालिक आपके गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लिथगो, ये पूरा नाम नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, लिथगो, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल कर दिया था बिना विधानमंडल या कांग्रेस को बताए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर चल रही थी। अब गांधी जी को भी लग रहा था कि भाई जापान अटैक कर देगा और ये बातें हो जाएंगी, और उस समय आपका माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो ही गया था। तो उस समय गांधी जी को लगा कि ये बहुत अच्छा एक समय है जहाँ पर हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, एक प्रभावी आंदोलन कर सकते हैं। हालांकि ये आंदोलन तुरंत सफलता तो प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया और आगे चल के फिर इस आंदोलन के 5 साल बाद ही भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो इस आंदोलन के बारे में हम लोग इतना देखें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।